नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल या हिंदी में कोशिका चक्र। ये टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुनिए। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जिसके बारे में आप लोग अभी तक उतने व्यवस्थित ढंग से उसकी व्याख्या को नहीं सुना होगा। पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सेल साइकिल है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका चक्र। तो सेल साइकिल क्या है कि सेल साइकिल एक साइक्लिक पैथवे है जिसमें कोई न्यूली फॉर्म्ड सेल जो होती है वह ग्रो करती है और पुनः दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है। अब जो पूरी सेल साइकिल जो प्रोसेस है, ऐसे अगर देखा जाए तो इसको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं जो कि डिवीजन फेज। इंटरफेज में क्या होता है कि पूरे टाइमिंग का लगभग 75 से 90% का टाइम लग जाता है और माइटोटिक फेज में 5 से 10 या 10 से 15% टोटल जो सेल साइकिल का समय लगता है। इंटरफेज जो प्रावस्था है वह नॉन डिवाइडिंग फेज है, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस होता है वह मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव होता है और इसमें तमाम सारे ऐसे किसी भी कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है जो एक सेल को दो डॉटर सेल में पुनः जो कि डिवाइड करने के लिए उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है। तो अब जो इंटरफेज है इसको फिर 3 फेज में बांटा गया है, G1, S और G2, मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन को छोड़ करके बाकी जितने प्रोटीन हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अन्य चीज़ें हैं, उनका लगभग फॉर्मेशन एक तरीके से होता है। सेकेंड जो दूसरी फेज है सिंथेसिस फेज, इसमें मुख्य रूप से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तीसरी फेज जो G2 फेज है, इनमें जितने कोशिकांग प्रोटीन या अन्य चीज़ों का फॉर्मेशन रह जाता है उनका फॉर्मेशन कंप्लीट होता है और सेल एक तरीके से क्या होती है, डिवाइड होने के लिए जो कि प्रिपेयर हो जाती है। अब जब इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा तो सेल कहाँ पे जाती है, एम फेज में। एम फेज या माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज। तो इस फेज को भी फिर 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। नाम से स्पष्ट, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इस 4 सब प्रवस्थाओं से जो गुजरते हुए या होते हुए कोई भी सेल जो है कि कैरियोकाइनेसिस को पूरा करती है। अब साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो सेल होती है उसका साइटोप्लाज्म के साथ क्या होती है, वह 2 डॉटर सेल में बट जाती है। तो साइटोकाइनेसिस जो होती है वह 2 प्रकार की है। एक होता है बाइफरो या क्लीवेज, जो एनिमल सेल में कॉमन है, जिसमें एनिमल सेल क्या करती है कि एनिमल सेल में उसके सेंटर से और आउटर साइड या किनारे से एक फरो या क्लीवेज बनता है और वो क्लीवेज दोनों साइड से पेरिफेरल टू सेंट्रल जाता है और सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। दूसरी प्रावस्था जो इसमें पढ़े हम लोग, सेल प्लेट, एनिमल सेल में कॉमन है, जिसमें क्या होता है कि एनिमल सेल में चूँकि आउटर साइड में एक हार्ड सेल वॉल होती है, इसलिए यहाँ पर फरो या क्लीवेज पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि सेल के बीचों बीच एक सेल प्लेट या डेक डॉट का फॉर्मेशन होता है
और सेल प्लेट्स क्या करती है कि सेंट्रल टू पेरिफेरल, मतलब केंद्र से दोनों तरफ बाहर की ओर जाती है और सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर देती है। अब पूरी प्रोसेस को हम लोग डिटेल में आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि सेल साइकिल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई प्रेवॉस्ट और डुमोस करके वैज्ञानिक थे। इन लोगों ने जब फ्रॉग जाइगोट का या फ्रॉग में उसके जाइगोट के क्लीवेज का अध्ययन कर रहे थे 1824 में, तब उन्होंने सेल साइकिल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल साइकिल वाज डिस्क्राइब बाई हार्वर्ड ईटल। हार्वर्ड और उनके साथ जो काम करने वाले थे, इन वैज्ञानिकों के ग्रुप ने बताया कि नहीं, सेल साइकिल बेसिकली किसने पार्ट में कंप्लीट होती है। तो इन लोगों ने 1950 में सेल साइकिल को G1, S, G2 और M फेज में बांटा। G1 को हम फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं, S को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, G2 को सेकेंड गैप फेज या ग्रोथ फेज बोलते हैं, और M फेज या माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज बोलते हैं। इसके बाद हार्टवेल, हंट और पाउल नर्स थे 3 वैज्ञानिक। इनको इस नोबेल पुरस्कार दिया गया 2001 में। किसके लिए? फॉर डिस्कवरी ऑफ सेल साइकिल रेगुलेटर। मीनिंग क्या था कि हार्टवेल, हंट और पाउल नर्स जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने ऐसे प्रोटीन का, जिसको नाम आप लोग पहले जो पढ़ा हो सकता है, जिसको हम लोग साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन के नाम से जानते हैं, उसकी खोज किया और ये बताया कि हम लोग सेल साइकिल को कैसे कहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो यहाँ 2 परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है कि दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर कंटेंट, डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। मीनिंग क्या गया कि सेल साइकिल क्या है कि एक घटनाओं का क्रम है जिसमें कोई न्यूली फॉर्म सेल जो होती है अपने जीनोम को रेप्लिकेट करती है, डुप्लीकेट करती है, जितने अन्य कोशिकांग प्रोटीन हैं उसके कंटेंट को डुप्लीकेट करती है और लास्ट में मैच्योर होकर के पुनः 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। दूसरी परिभाषा है सेल साइकिल इज ए इवेंट ऑफ चेंजेज अकर इन न्यूली फॉर्म सेल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिवीजन। मतलब सेल साइकिल क्या है? एक घटनाओं का परिवर्तन है, इवेंट ऑफ चेंज है, जिसमें कोई भी न्यूली फॉर्म सेल जो होती है वह ग्रो करके, डेवलप हो करके और पुनः 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक, अब सेल साइकिल 2 फेज में अभी हम लोग पढ़ें, 2 फेज या प्रावस्था से मिलकर बनी होती है या बटी होती है, इंटरफेज और दूसरे को हम बोलते हैं M या फिर माइटोटिक फेज। अब इसको हम लोग इस डिटेल इस पॉइंट पर आते हैं। देखिए सेल साइकिल इसको 2 टर्म में, 2 ग्रुप में बांटा गया, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज में टोटल सेल साइकिल के टाइमिंग का लगभग 75 से 90% समय लगता है, और जो दूसरा फेज है माइटोटिक फेज, इसमें टोटल सेल साइकिल का 5 से 10 या 10 से 15% का टाइमिंग का समय लगता है। अब जो इंटरफेज है इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया गया कि इंटेंसिव ग्रोथ एंड सिंथेसिस और टेक 75 to 90% टोटल टाइम। मीनिंग इंटरफेज जो है क्या है? नॉन डिवाइडिंग फेज है, मतलब इनमें किसी प्रकार का सेल का डिवीजन नहीं होता, लेकिन सेल का न्यूक्लियस जो होता है वह मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव होता है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूली फॉर्म सेल जो होती है वह 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनकी वो चीज़ें बनती हैं और उसकी मैच्योर होती है और डिवाइड होती है। टोटल टाइमिंग का इसमें 75 से 90% का समय लग जाता है। अब इंटरफेज को 3 फेज में सब डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, वही बताया गया। फर्स्ट ग्रोथ या गैप फेज, सिंथेसिस फेज, और सेकेंड ग्रोथ या गैप फेज। दूसरा है माइटोटिक फेज। इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाइवा में कई बार पूछा गया है।
तो माइटोटिक फेज में क्या होता है कि एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का, और माइटोटिक फेज दो पार्ट से मिलके बना है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, मीनिंग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोम है, वो क्या करता है, डिवाइड होता है। अब ये प्रोसेस कितने सब स्टेप में पूरा होती है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जब मियासिस माइटोसिस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। इस 4 फेज में कैरियोकाइनेसिस पूरी होती है। अब जब कैरियोकाइनेसिस पूरी हो जाती है तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन रह जाता है, जिससे सेल 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। तो साइटोकाइनेसिस 2 मेथड से रिपोर्ट किया गया, बाई फरो या बाई क्लीवेज और बाई सेल प्लेट। बाई फरो जो है एनिमल में कॉमन है, एनिमल सेल में, और बाई सेल प्लेट जो है प्लांट सेल में कॉमन है। अब देखिए इसमें एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है एनिमल सेल का है और ये डायग्राम क्या है, प्लांट सेल का है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जब सेल टीलोफेज अवस्था में जाती है या टीलोफेज अवस्था के स्टार्टिंग में रहती है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि दोबारा से जो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका रहता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दोबारा से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोलस, ये सब रीअपीयर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ से फिर से इसको देखिए, तो एनिमल सेल में क्या होगा कि जब साइटोकाइनेसिस होना है बाई फरो या क्लीवेज से, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेल के बीचों बीच या सेंटर से एक क्लीवेज या फरो ऐसे अंदर की तरफ इधर से, और सेम उसी पॉइंट पर ऐसे इधर डेवलप होता है। और एक क्लीवेज क्या था, धीरे धीरे डीपर होता जाता है दोनों साइड से, और एक पेरेंट सेल क्या करती है, 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। ठीक, प्लांट सेल में क्या होता है, क्योंकि बाहर जो आउटर कवरिंग क्या है वह सेल वाल है, तो इस कारण से प्लांट सेल में बाईफोरो या क्लीवेज पॉसिबल नहीं होता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि जब साइटोकाइनेसिस होनी है तो उसके सेंटर में बीच में एक ऐसे डॉट या जिसको हम लोग सेल प्लेट कहते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। अब इस सेल प्लेट जो होगा वह सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब कि बीच से किनारे की ओर बढ़ता है। तो देखो जैसे यहाँ है, इसको ऐसे इस साइड बढ़ेगा और ऐसे इस साइड बढ़ता है, और एक पेरेंट सेल क्या थे, 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। ठीक, अब इसी को हम लोग आइए देखिए एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए एक क्या है, सेल साइकिल मतलब एक साइक्लिक पैथवे। तो एक सर्कल देखिए हम लोगों ने यहाँ बना दिए हैं। अब इसमें आप देखिएगा यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, मतलब ये क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, इंटरफेज है। ये जो है इंटरफेज है, यहाँ से लेकर के, और ये इंटरफेज, और ये क्या हमारा एम फेज या माइटोटिक फेज हो गया। ठीक, इसमें अभी हम लोग पढ़े कि इंटरफेज में लगभग 75 to 90% समय लगता है। अब देखिए इंटरफेज में जीवन जो प्रावस्था यहाँ पर है, तो जीवन मुख्य रूप से क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए, जो 3 टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन होगा, राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उनका जो कि डुप्लीकेशन होता है। और इसमें पूरे टाइमिंग का 30 से 40% समय लग जाता है। एस फेज में क्या आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा गया कि हिस्टोन प्रोटीन या डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होता है सेल साइकिल के, तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन किस फेज में होता है, यस फेज में, सिंथेसिस फेज में होता है। और इसमें टोटल टाइमिंग का क्या होता है, 30 से 50% का समय लगता है। अब जो G2 फेज है, G2 फेज में क्या है कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनेल प्रोटीन्स स्पाइंडल आपरेटस, मीनिंग क्या हुआ कि G2 फेज जो सेकेंड ग्रोथ फेज है, इसमें अगर कोई सेल ऑर्गेनेल किसी कारण से बाय द वे डुप्लीकेट नहीं हो पाया, कोई भी प्रोटीन एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, कमी रह गई, या स्पाइंडल आपरेटस का फॉर्मेशन है उसके लिए जो उत्तरदायी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, तो ये चीज़ें दोबारा से उसको रिकॉल करके जो भी बची खुची तैयारी रह जाती है वह टोटल तैयारी कब हो जाएगी, G2 फेज में। अब जैसे ही G2 फेज कंप्लीट हुआ, मतलब एक जो न्यूली फॉर्म सेल है
अब वो एकदम बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए तैयार है। अब एम फेज में जाएगी तो अब देखिए, अगर हम लोग ये जो लाइनिंग यहाँ पर है, ये लाइनिंग है। अब देखिए इसमें इधर जो फेज है एक कैरियोकाइनेसिस और ये क्या है, साइटोकाइनेसिस। अभी हम लोग पढ़े कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब इसमें कैरियोकाइनेसिस को 4 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इस साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें हम लोग पढ़े बाइफरो या क्लीवेज एनिमल में होता है, अब बाई सेल प्लेट के द्वारा किस में होता है, प्लांट में होता है। ठीक, अब हम लोग एक पॉइंट और इसमें जानते हैं कि सेल साइकिल का महत्व क्या, इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए पहला इसका महत्व यह है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसी भी सेल में प्रॉपर तरीके से वृद्धि और विकास हो तो ये आवश्यक है कि वो सेल उस सेल में जो है कि सेल साइकिल प्रॉपरली क्या हो, मतलब किसी चीज़ की समस्या या कमी न हो। दूसरा है टिश्यू रिपेयर, टिश्यू जो कि रिपेयरिंग के लिए सेल साइकिल होती है। रिप्रोडक्शन, जनन में हेल्प करती है। जेनेटिक स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये जो क्रोमोसोम की संख्या जो फिक्स होती है उसकी हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक स्टेबिलिटी। तो इसको मेंटेन करने में सेल साइकिल का योगदान होता है। और लास्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ कैंसर सेल, मीनिंग कि हम लोग सेल साइकिल का अध्ययन करके हमें बता सकते हैं या मतलब पता लगा सकते हैं कि जो सेल है वो नॉर्मल कंडीशन में है, कैंसरस सेल में। क्योंकि पहले हम लोग पढ़ेगा कोई सेल कैंसरस हो जाती है तो कैंसरस का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन। तो हम लोग उसको देख करके अध्ययन करके बता सकते हैं। अब इसमें देखिए एक बार 2 मिनट का समय और लेंगे हम लोग। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें एक कई बार पूछा गया है बीएससी में भी, वाइवा में और टीजीटी पीएचडी या जितने तमाम वनडे एग्जामिनेशन में, कि जो सेल साइकिल का सही सीक्वेंस, मतलब सेल साइकिल किस स्टेप या किस पॉइंट टू पॉइंट किस किस प्रावस्थाओं से गुजरती है, तो इसका सही क्रम है ये G1, S, G2 और M फेज। इसके बाद ये जो पॉइंट्स में बताया गया कि जो सेल साइकिल है कितने 2, 3, 4 कितने प्रावस्था से बनी है, तो सेल साइकिल में मुख्य रूप से 2 प्रावस्था हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। फिर एक इंटरफेज माइटोटिक फेज में मेजर डिफरेंस क्या है, तो इंटरफेज में सेल का डिवीजन नहीं होता है, लेकिन इंटरफेज में सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो मोस्ट एक्टिव होता है और सेल के अंदर जो तमाम सारी कमियां हैं, आवश्यकताएं, उनका जो है कि उस कमी आवश्यकता को मतलब पूरा करते हैं। मीनिंग कि इंटरफेज में कोई न्यूली फॉर्म सेल जो होती है दोबारा से डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। इंटरफेज में 3 हम लोग पढ़ लिए, G1, S और G2। M फेज क्या है, तो माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज बोलते हैं। M फेज में भी कितने सब फेज हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैरियो मतलब कैरियन होता है, पता ही आप लोग पढ़ा होगा, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कैरियोकाइनेसिस कितने स्टेप में पूरा है, तो कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप पूरा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनेसिस कितने अलग अलग या मतलब प्रोसेस से है, तो 2 प्रोसेस अभी रिपोर्ट किया गया अभी तक, बाइफरो या क्लीवेज के द्वारा, एनिमल सेल में कॉमन है। बाइफरो या क्लीवेज में क्या होता है कि एनिमल सेल जो होती है उसमें सेंटर से पेरिफेरल टू सेंट्रल एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है और वो कॉन्स्ट्रिक्शन सेल को 2 पार्ट में बांट देता है। बाई सेल प्लेट है जो प्लांट में है, इसमें क्या होता है कि प्लांट सेल के सेंटर में एक सेल प्लेट, एक डॉट का फॉर्मेशन होगा और उस जो सेल प्लेट है वह सेंटर टू पेरिफेरी ग्रो करता है और सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक कई बार पूछा गया कि प्लांट सेल में बाइफरो या क्लीवेज के द्वारा डिवीजन क्यों मतलब पॉसिबल नहीं, तो उसका आंसर है कि प्लांट सेल में
जैसा हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल पाई जाती है आउटर मोस्ट कवरिंग, तो सेल वॉल की प्रेजेंस होने के कारण प्लांट सेल में बाइफरो या क्लीवेज जो है कि साइटोकाइनेसिस पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वह सेल प्लेट के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और अधिक से अधिक लोगों तक क्या करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।